5 राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से कर दिया गया है। तो 5 राज्यों में हुआ चुनाव की तारीखों का ऐलान। बड़ी जानकारी इस वक्त की। मिजोरम में 7 नवंबर, तो 5 राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। 7 नवंबर से चुनाव की शुरुआत होने वाली है। मिजोरम में सबसे पहले चुनाव करवाया जाएगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में भी 7 तारीख को मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होना है। 7 और 17 नवंबर को मतदान किया जाएगा। 90 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में चुनाव होना है, जबकि मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान होगा। 7 नवंबर को मध्य प्रदेश में जो है 230 सीटों के लिए भी एक ही चरण में 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। तो राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर एक चरण में चुनाव होगा। 23 नवंबर को यहां वोटिंग होगी। तो तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव। और ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी अवनेंद्र सिंह। अवनेंद्र, 5 राज्यों की चुनावी तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से कर दिया गया है। जरा बताएं कि क्या कुछ ब्यौरा जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिया गया है और क्या खास रहेगा इस बार तैयारियों में? जी बिल्कुल कायनात, देखिए 7 नवंबर से कहा जाए 30 नवंबर तक होंगे 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, और उनके जो नतीजे हैं वो 3 दिसंबर को आ जाएंगे। 230 सदस्यों वाली जो मध्य प्रदेश विधानसभा है और 200 सदस्यों वाली जो कहा जाए राजस्थान विधानसभा है, 90 सदस्यों वाली छत्तीसगढ़ और 119 सदस्यों वाली तेलंगाना और 40 सदस्यों वाली जो है मिजोरम में विधानसभा का कार्यक्रम जनवरी में खत्म हो रहा है। तो ऐसे में जो है चुनाव आयोग ने देखिए 5 राज्यों की जो है तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसमें 7 नवंबर से पहले एक चरण का मतदान कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में चुनाव होगा, जिसमें से पहले चरण का मतदान जो है 7 नवंबर को और दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को कराया जाएगा। मध्य प्रदेश में एक ही चरण में कहा जाए 17 नवंबर को मतदान होगा और राजस्थान में एक ही चरण में जो है 23 नवंबर को तथा तेलंगाना में एक ही चरण में 30 नवंबर को मतदान कराया जाएगा। इन सभी 5 राज्यों में मतगणना यानी कि जो चुनाव का परिणाम होगा वो 3 दिसंबर 2023 को घोषित किया जाएगा। कायनात, तो 3 दिसंबर को नतीजे घोषित हो जाएंगे। और ये जो इलेक्शन है 2024 लोकसभा चुनाव से पहले का एक बड़ा इलेक्शन और लिटमस टेस्ट के तौर पर भी देखा जा रहा है कि इसमें पता लग जाएगा कि किस राजनीतिक दल की कितनी साख जो है वो जनता के बीच है, कितनी मजबूत पकड़ उनकी जनता के बीच है। लोकसभा चुनाव के नतीजे भी जो है काफी हद तक इन नतीजों के बाद निर्भर करेंगे कि कौन सी पार्टी जो है जन लोकप्रिय पार्टी बनकर उभर रही है। अवनिंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस बार जो तैयारियां की गई हैं चुनाव आयोग की तरफ से, उनमें क्या कुछ खास इस बार रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए कायनात, जिस तरीके से आपने पार्टियों की बात की, तो पार्टियों की बात की जाए तो लगातार जो है अगर बात करें देश की राजधानी दिल्ली से, तो घमासान जो देखने को मिल रहा है, चाहे वो राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, जिस तरीके से लगातार जो है इंडिया गठबंधन की बात की जाए, जिसमें 26 राजनीतिक पार्टियों का जो गठबंधन हुआ, कहा जाए पहले से ही गठबंधन है। 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसको लेकर जिस तरीके से विपक्ष जो तैयारी कर रहा है, अब देखने वाली बात होगी इन 5 राज्यों में जो है विपक्ष का जिस तरीके से गठबंधन होना और फिर कितना प्रभावशाली रहेगा। ये तो 3 दिसंबर को जिस तरीके से हमने कहा कि चुनाव का ऐलान हो जाएगा, तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अगर बात की जाए चुनावी दौरों के, तो काफी बड़े चेहरे जो है विपक्ष के पास भी और कहा जाए पक्ष के पास, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तमाम जो मंत्री हैं, कहा जाए मंत्रियों को भारतीय जनता पार्टी ने उतार दिया है। अब देखने वाली बात होगी विपक्ष किस तरीके से जो है अपने रणनीति तय करता है और किस तरीके से 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है उसमें अपनी भूमिका निभाता है और क्या कुछ हासिल करके आता है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है। ऐसे में 5 राज्यों का जो चुनाव है वो काफी महत्वपूर्ण और प्रभावशाली। अवनिंद्र, अगर यहाँ पर बात छत्तीसगढ़ की और राजस्थान की करें, तो क्या लगता है यहाँ पर कि कांग्रेस की इन दोनों ही राज्यों में सरकार है और छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद जो है कांग्रेस से सत्ता पर काबिज होने में कामयाब रही थी। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भी 15 साल बाद सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस बनकर उभरी थी। तो इस बार क्या लग रहा है, समीकरण किस प्रकार के रहने वाले हैं? क्या कांग्रेस को बढ़त मिल सकती है और इस चुनाव के माध्यम से कई और दूसरे राज्यों में, या फिर अभी की स्थिति जो है वो क्या लग रही है आपको कि बीजेपी के पक्ष में ज्यादा है? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़, राजस्थान और आपने मध्य प्रदेश की बात की कायनात, तो अगर बात की जाए चुनावी दौर की, तो अभी किसी तरीके का किसी भी पार्टी का कहना स्पष्ट या साफ तौर से कहा जाना कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी का आना, ये स्पष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो जनता है, जनता एक सोच समझ कर
मतदान करती है और आने वाले समय में कहा जाए 2 दिन में भी पांसा पलटा जा सकता है। किस तरीके से जनता किसका सपोर्ट करती है ये तो आने वाला समय बताएगा, और किस तरीके से जनता क्या कुछ चुनती है। जिस तरीके से आपने कहा कांग्रेस पार्टी बड़े उसमें उभर कर आई, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो सत्ता में एक रहना और एक बिना सत्ता के रहना, जनता किसको यानी पसंद करती है और किसके कार्यों पर सहमति जताती है तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से 5 राज्यों में जो है विधानसभा चुनाव है तो कहीं कहीं वो काफी महत्वपूर्ण चुनाव है। जिस तरीके से 2024 में लोकसभा चुनाव है तो अगर जो राजनीतिक पार्टियों की बात की जाए तो वो काफी अपनी जोर और ताकत से लगाकर ये 5 राज्यों में चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो या फिर बात की जाए इंडिया गठबंधन की। तो सभी पार्टियां काफी तैयारी से पहले से ही जो है 5 राज्यों के चुनाव में लगे हुए हैं। बिल्कुल बने रहे हमारे साथ में अवनेंद्र, और रुख करेंगे पंकज विश्वकर्मा हमारे सहयोगी छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। पंकज, जिन तारीखों का सभी को इंतजार था बेसब्री से, उन तारीखों का ऐलान आज चुनाव आयोग की तरफ से कर दिया गया है। आचार संहिता भी लग गई है, लेकिन इस बीच आप किस प्रकार से देख पा रहे हैं कि फिजा कितनी बदली है यहाँ पर छत्तीसगढ़ की? 15 साल बाद सत्ता पर काबिज होने में कांग्रेस छत्तीसगढ़ में कामयाब रही थी, एक बड़े मार्जिन के साथ जीत दर्ज की थी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में। लग रहा है कि इस बार भी जो फिजा है, माहौल है, वो कांग्रेस के पक्ष में रहेगा या फिर इस बार कड़ी टक्कर बीजेपी देने वाली है? नहीं कायनात, आप सही कह रही हैं। भारतीय जनता पार्टी 15 साल के शासन के बाद 2018 में चुनाव हार गई थी, बहुत बुरी तरीके से चुनाव हारी थी। भूपेश बघेल उस समय छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो इस चुनाव की जीत की जो उनको इनाम मिला वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का पद मिला था। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इंटरनल सर्वे है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो सर्वे करवाया है, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने जो सर्वे करवाया है, हाईकमान जो सेंट्रल है खड़गे जो एआईसीसी के प्रेसिडेंट है उन्होंने जो सर्वे करवाया है, उसमें देखने वाली बात यह है कि 20 से ज्यादा सीटें ऐसी है जिसमें विधायकों का परफॉर्मेंस बहुत खराब है। देखने वाली बात यह होगी कि क्या कांग्रेस इन विधायकों की जो उनके सिटिंग एमएलएज है उनकी टिकट काटती है कि उनको फिर से एक मौका देती है। 90 विधानसभा क्षेत्रों में देखा जाए तो 75 की संख्या वर्तमान में है कांग्रेस के पास में, बहुत मजबूत स्थिति में है। लेकिन सबसे बड़ी जो ये बीच का घटनाक्रम हुआ है, चुनाव के बाद लगातार ये बात उठती रही थी कि 2.5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे। पहले टर्म में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बनेंगे, दूसरे टर्म में मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव बनेंगे, लेकिन ऐसी कोई चीजें तय नहीं हो पाई और आखिर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के शायद दबाव में या कह सकते हैं कि हालाकमान के दबाव में टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री का पद लेना पड़ा। तो गुटीय स्तर पे देखें तो कांग्रेस भी अलग अलग गुटों में बटी हुई है। जैसे भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो रमन सिंह का अपना एक अलग गुट है, मुख्यमंत्री रहे हैं, 15 साल के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, सर्वमान्य नेता रहे। बृजमोहन अग्रवाल का एक अलग गुट है। आदिवासी एक्सप्रेस की बात लगातार चलती है। छत्तीसगढ़ में ये मांग उठती है कि आदिवासी राज्य है तो मुख्यमंत्री भी आदिवासी बनाया जाए। पंकज, जैसे भी आपने यहाँ जिक्र किया कि 90 में से 20 ऐसी सीटें दिखाई दे रही हैं जहां पर कांग्रेस विधायकों का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। अभी बीच में ये खबर भी सामने आ रही थी कि कांग्रेस ने जो है अपने 90 के 90 विधायकों के नामों की लिस्ट तैयार कर ली है, जारी भले ही ना की हो, लेकिन ये भी खबर थी कि 15 विधायक जो सिटिंग विधायक हैं उनके नामों को हटा दिया गया है, उनकी जगह किसी नए चेहरे को अब कांग्रेस की तरफ से लाया जाएगा। तो ये लगता है कि कांग्रेस के लिए कुछ बड़ी ज्यादा परेशानी का सबब हो सकती हैं चीजें। जी जी, देखिए कांग्रेस सत्ता में काबिज है। सबसे बड़ी बात है कि आज सेंट्रल हाई कमान में दिल्ली में वर्किंग कमेटी की बैठक भी चल रही है। उसके बाद उनकी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन जो है वो उसकी भी बैठक वो करेंगे। उसके बाद तय करेंगे 90 विधानसभा सीटों में लगभग नाम उन्होंने तय कर लिए हैं। खबरफास्ट की टीम में जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बात भी की थी तो उनका ये कहना था कि लगभग सीटों में नाम तय कर लिए गए हैं। कुछ सीटों में 2 या 3 उम्मीदवार है जिन्होंने आवेदन दिया है। जी 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 कायनात जी, बने रहे पंकज, आपसे भी और ज्यादा हम जानकारी लेंगे कि राज्य की फिजा जो है वो किस तरफ इस बार संकेत कर रही है, जनता के मन में इस बार क्या है और उसकी कसौटी पर कौन खरा उतरने वाला है। सोमबीर हमारे साथ, सोमबीर शरण जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। सर, स्वागत है आपका। और आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, 5 राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है। 2 राज्य यहाँ पर अगर छोड़ दिए जाए, तेलंगाना और मिजोरम को, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रीय दलों का दबदबा बना हुआ है।
3 राज्यों की बात करें तो चुनावी टक्कर 2 पार्टियों के बीच में सीधे दिखाई देती है, जिसमें से 2 राज्यों में कांग्रेस इस पर जो है सत्ता पर काबिज है, एक में बीजेपी सत्ता में है। तो क्या लग रहा है इस बार कितना बड़ा उलटफेर आप देख पा रहे हैं कि हो सकता है इंडिया गठबंधन के बनने के बाद? सोमवीर जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अवनेंद्र हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अवनेंद्र, दोनों ही पार्टियां जो हैं, चाहे बात बीजेपी की करें या फिर कांग्रेस की करें, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठकें यहां पर हो रही हैं, दिग्गज जो हैं वो लगातार चुनावी राज्यों के दौरों पर रहे हैं। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि किसकी रणनीति इस बार जो है सबसे ज्यादा सटीक और मजबूत होने वाली है समीकरणों को साधने के लिए? जी बिल्कुल कायनात, देखिए आपको बता दें कहाँ किसके बीच मुकाबला देखने होने वाला है। राजस्थान में होने वाला विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस बनाम बीजेपी देखने को मिलने वाला है, आपको बता दें। इसके अलावा सीटों पर बीएसपी और अन्य दल का भी प्रभाव देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश में बात करें तो स्थिति बराबर बनी हुई है, यानी दोनों जो है स्थिति, जहाँ बीजेपी की बात करें और कांग्रेस की, वहाँ पर बराबर स्थिति अभी जो है, अभी का जो हालात है वो यह है। अगर छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस नाम बीजेपी की लड़ाई है, तेलंगाना में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। यहाँ पर बीआरएस और कांग्रेस और बीजेपी के बीच टक्कर है। अब कांग्रेस का मुकाबला जो नेशनल जो फ्रंट है वो इसमें मोमेंट रहने वाला है, यानी जो मुकाबला है 3 जगहों पर वो बराबर के मुकाबले अब देखने वाली बात होगी। तो किस तरीके से जो 5 राज्यों में चुनाव है और फिर उसके बाद कौन फाइट कहा जाए आगे करती, कांग्रेस पार्टी या बीजेपी। जिस तरीके से बीजेपी ने अपने बड़े बड़े नेता कहा जाए मध्य प्रदेश में जिस तरीके से मंत्री उतारे हैं, क्या उसका कोई प्रभाव या बीजेपी को उसका लाभ होते हुए दिखाई देगा? पंकज, आपसे जानना चाहेंगे कि ये चुनाव जो है किस तरह से और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है हर एक राजनीतिक दल के लिए, खास तौर पे अगर राष्ट्रीय दलों की बात करें, कांग्रेस और बीजेपी, उनके लिए? जी कायनात, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार 2003 के चुनाव के बाद से यह ट्रेंड बनते आया है कि जो बस्तर में काबिज होता है वो सत्ता संभालता है छत्तीसगढ़ की। वर्तमान में 12 के 12 जो विधायक है, जो बस्तर संभाग से आती है 12 विधानसभा सीटें, उस पर कांग्रेस काबिज है। तो आप समझ सकते हैं कि बस्तर ही एकमात्र इलाका है कि अगर ये 12 सीटें किसी भी पार्टी को देता है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तमान में आम आदमी पार्टी जो छत्तीसगढ़ में अपने पैर पसार रही है, उसके जो प्रदेश अध्यक्ष है वो बस्तर को बिलोंग करते हैं। केरल से 2 गुना बड़ा क्षेत्र है, आबादी कम है, लेकिन नक्सल समस्या से ग्रस्त होने की वजह से कहीं ना कहीं नक्सल जो समस्या है या नक्सलवादी कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित जरूर करते हैं। गाहे बगाहे ये बातें उठती रहती है कि किसी भी क्षेत्रीय दल का प्रत्याशी पैसा देता है नक्सलियों को, तभी वो चुनाव लड़ पाता है। हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन स्वाभाविक तौर पे कहा जाता है कि नक्सल साठ गांठ से ही प्रत्याशी बस्तर में चुनाव जीतते हैं। और जैसे आपने कहा कि जिसने बस्तर जीत लिया उसने छत्तीसगढ़ को जीत लिया, और इस वक्त जो है कांग्रेस यहाँ पर बस्तर की तमाम सीटों पर जो है वो विजय पताका के साथ सत्ता में काबिज है। ऐसे में अभी क्या लग रहा है कि जो नीतियां राजनीतिक दलों की तरफ से तैयार की गई हैं, बनाई गई हैं, वो कितना अपना असर रखने वाली है? और सबसे महत्वपूर्ण ये भी कि इस वक्त जो है छत्तीसगढ़ की प्रमुखता से जो मांग है, डिमांड है, वो क्या है? इस मांग को कौन पूरा कर सकता है? क्योंकि बीजेपी हमेशा ये प्रसारित करती रही है कि डबल इंजन की सरकार होगी तो विकास दुगनी तेजी के साथ जो है आगे बढ़ेगा। अब पिछले 5 साल से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, तो विकास के पैमाने पर अगर देखें तो छत्तीसगढ़ को कहां आप देखते हैं? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो कृषि पे आधारित है। धान इसकी मुख्य फसल है, जो भी धान के समर्थन मूल्य को बढ़ाता है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी चुनावी घोषणा पत्रों में धान की जो समर्थन मूल्य है उसको लगातार बढ़ाया है। तो कहीं ना कहीं 3 चुनाव जीतने में ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। वर्तमान में भूपेश बघेल ने ये घोषणा कर दी है कि 1 नवंबर से धान की खरीदी शुरू हो जाएगी, और इस वक्त जो धान खरीदी होगी वो 3600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की जाएगी। तो धान एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कल ही अरुण साव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीरनपुर में एक मामला आया था, सांप्रदायिक सौहार्द जिससे बिगड़ गया था छत्तीसगढ़ का, उन्होंने स्पष्ट कहा है, कोर्ट का एक आदेश भी आया है कि जो हिंदू युवकों को पुलिस ने आरोपी बनाया था उसे निचली अदालत ने पूर्णतः दोष मुक्त करके बरी कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है, कल अरुण साव जो प्रदेश अध्यक्ष है, सांसद
बिलासपुर के, उन्होंने स्पष्ट कहा कि बहुसंख्यक हिंदू आबादी को कांग्रेस कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से प्रताड़ित कर रही है। बहुत बड़ा आरोप लगाया था उन्होंने। जब खबरफास्ट ने उनसे प्रश्न पूछा था, उनका यह भी कहना था, कोर्ट के आदेश में भी ये लिखा हुआ है कि कहीं ना कहीं जो पुलिस कप्तान है, पुलिस अधीक्षक है, एसपी है उस जिले के, उन्होंने जांच को प्रभावित किया। तो खबरफास्ट ने जब ये पूछा था कि क्या इसमें गृह मंत्री या मुख्यमंत्री का पंकज, ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सांप्रदायिक और जातीय लिहाज से भी अब जो है चुनावी फिजा गरमाने लगी है। और यहाँ पर कान्हा जी एक बात और जोड़ूंगा। देखिए क्या है कि भूपेश बघेल भी कहीं ना कहीं इस रास्ते पर चल पड़े हैं। वो राम वन पथ गबन का निर्माण कर रहे हैं और लगातार इसको प्रचारित भी कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से देखा जाए तो बहुसंख्यक हिंदू आबादी को कहीं ना कहीं प्रभावित करने की कोशिश जारी है। ठीक है, सोमेश राण हमारे साथ जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। सर स्वागत है आपका। मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? शिवरान जी, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और तारीखें सामने आ चुकी हैं। इस चुनाव को आप किस प्रकार से देख रहे हैं और क्या लगता है कि इस बार कौन किस पर जो है वो अपनी धाक जमाने वाला है? देखिए कहना है, सबसे पहले तो जो डेट्स है ना, जो शेड्यूल है, ये बड़ा अच्छा लग रहा है। लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से अच्छे से चुनाव हो जाएगा, चुनाव का प्रबंधन अच्छा हो सकता है। करवा दिया, फिर छत्तीसगढ़ को MP करवा दिया। इस तरह से फिर करते करते काफी अच्छा टाइम मिलेगा, ताकि वो फोर्सेज जो है, जो प्रशासन का है, बल है, तो उसको ठीक से मैनिपुलेट किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा उसके। तो एक हमें चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहिए। यानी बहुत अच्छा ही शुरू किया है, बहुत अच्छी घोषणा की है तारीखों की। अब आप है वहाँ पॉलिटिकल सिस्टम देखिए, जैसे इन्होंने बताया, लेकिन वो कृषि प्रधान देश है, तो उसमें एक सबसे पहली बात तो कृषि की है। कृषि प्रधान देश के अंदर सबसे ज्यादा किसान था। उसके बाद दूसरा था लैंड ऑर्डर का नक्सलवादी। नक्सलवाद को आप कितना कंट्रोल होता है, कौन सी सरकार कितना करती है। और तीसरा जैसे बताया गया कि सांप्रदायिक हर जगह ही होता है, कहीं कम होता है, ज्यादातर पार्टियां हिसाब से उनको खाती है। कहीं कोई इम्पीचमेंट की बात मुसलमान या अल्पसंख्यक से करता है, कोई हिंदू वोटर से करता है। शिवरान जी, आपकी आवाज हमें ठीक प्रकार से नहीं मिल पा रही है, कुछ नॉइज है बहुत ज्यादा, मुझे लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है। जल्द ही हम आपकी तरफ लौटेंगे। रायपुर से हमारे सहयोगी पंकज विश्वकर्मा लगातार बने हुए हैं। पंकज, जिस प्रकार से अभी हम यहाँ छत्तीसगढ़ में चुनौतियों की बात कर रहे थे और जो सरकार की उपलब्धियां रही हैं, और मैंने आपसे पूछा था कि विकास के पैमाने पर पिछले 5 साल में आप कहाँ देखते हैं छत्तीसगढ़ को, जरा विस्तार से बताएं कि इस बार जो है जनता के मन में कौन से मुद्दे रहने वाले हैं जिनको लेकर वो इस बार मतदान करेगी? जी कायनात, देखिए जब 1 नवंबर 2000 का जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था, या अविभाजित मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, तो जो अजीत जोगी मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो बजट पेश किया था वो 15,000 करोड़ रुपए का बजट था। आज की डेट में ये जो बजट है वो 1,15,000 करोड़ रुपए का बजट हो चुका है। तो इससे आप समझ सकती है कि विकास की दर तो लगातार बढ़ते जा रही है। पंकज, जैसे अभी हमारे साथ जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़े थे, उन्होंने भी कहा कि नक्सलाइट्स की जो चुनौती है वो सबसे बड़ी इस वक्त दिखाई देती है छत्तीसगढ़ के अंदर। तो यहाँ पर नक्सलवाद से निपटने में राज्य सरकार कितना आप देखते हैं कि कामयाब रही है, और जो घटनाएं यहाँ पर घटित होती थी उनमें कितनी कमी आई है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रदेश की जनता है वो भी यहाँ पर चाहती है कि अमन, सुकून और शांति हो, ताकि विकास के पथ पर छत्तीसगढ़ और तेजी से आगे बढ़ सके। नहीं कायनात, देखिए बस्तर में जो नक्सल समस्या है बहुत ही विकराल समस्या है। इसका आकलन कम या ज्यादा के तौर पर नहीं किया जा सकता है। आप ये समझ सकती है 2013 के विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस की पूरी लीडरशिप खत्म हो गई थी। विद्याचरण शुक्ला, महेंद्र कर्मा, उदय मुदलियार जो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, जो मध्य प्रदेश के समय में गृह मंत्री हुआ करते थे नंद कुमार पटेल, जैसे सारे वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं की हत्या नक्सली द्वारा कर दी गई थी। तो नक्सल जब अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं तब वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा देते हैं।
सुरक्षा बलों से जो मुठभेड़ होती है, 76 जवान, 13 जवान, ऐसे कई घटनाएं हैं जो लगातार बस्तर में होते रहती है। नक्सल जब चाहते हैं, जहां चाहते हैं, पूरे बस्तर में अपनी उपस्थिति दर्ज करा देते हैं। केशकाल जो बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है, वहां से शुरू होता है तो ये आंध्रा बॉर्डर तक जाता है। एक कॉरिडोर बना रहा है जो मार्क्सवादी, ये जो नक्सलवादी है, वो नेपाल से लेके तेलंगाना तक इनका कॉरिडोर है। बस्तर इनका सबसे सुरक्षित पनाहगार है। बस्तर बहुत घने जंगलों से आच्छादित है। यहाँ पर आज भी अबूझमाड़ का इलाका है, इसका सर्वे नहीं है, इसकी जनसंख्या का काउंटिंग नहीं है। आप समझ सकती हैं कि इन परिस्थितियों में बस्तर में उनका राज चलता है। वो लेवी वसूलते हैं, हर व्यापारी हो, हर ठेकेदार हो, हर राजनेता हो। ये कहा जाता है कि जो बस्तर में उनको लेवी देगा वही जीवित रहेगा, अन्यथा उसकी हत्या कर दी जाएगी। बिल्कुल, जैसे आप बता रहे हैं कि बस्तर में इस वक्त समझ हम पा रहे हैं कि कितनी ज्यादा समस्या गंभीर बनी हुई है नक्सलवाद की, जिसे अभी तक जो है सॉल्व कर पाने में, पार पाने में अभी तक जो है प्रशासन नाकाम ही दिखाई दे रहा है। खैर, यहाँ पर अगर हम बात करें चुनाव प्रचार की, तो यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कई बार छत्तीसगढ़ के दौरे पर रह चुके हैं और राहुल गांधी जो हैं उन्होंने भी यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। उनकी इस यात्रा का और जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं उनके द्वारा किए गए कार्यों का आप कैसे देख पा रहे हैं, कैसे आकलन कर रहे हैं कि प्रभाव पड़ा है जनता के ऊपर, और जिस प्रकार से केंद्र से नेता पहुंचते हैं, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के नेता वहां पहुंचकर जनता से वादे करते हैं कि अगर बीजेपी यहां पर शासन में आती है तो डबल इंजन सरकार के साथ जो है विकास तेजी से आगे बढ़ेगा। ये बात कितना ज्यादा लोगों को जो है वो प्रभावित करती है? नहीं, देखिए, आज भी नरेंद्र मोदी लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है, गृह मंत्री अमित शाह हो, अगर कांग्रेस की बात करें तो एआईसीसी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, लगातार दौरे कर रहे हैं। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा में छत्तीसगढ़ उनके रूट मैप में नहीं था, लेकिन उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा के समापन के बाद जो राहुल गांधी लगातार आ रहे हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व जब वो आए थे बिलासपुर में, उनका जो कार्यक्रम था, आम सभा थी, उसके बाद वो रायपुर पहुंचे तो आम सी ट्रेन में एक आम नागरिक बनकर वो पूरी ट्रेन में टहलते टहलते हुए बिलासपुर से रायपुर तक का सफर उन्होंने पूरा किया था। कई छात्रों से बात की, कई नवयुवकों से बात की, उन्होंने कई जो नौकरी पेशा है, जो बिलासपुर रायपुर अप डाउन करते हैं, उनसे बातचीत की थी। प्रियंका गांधी आई थी अभी 3 दिन पूर्व, उन्होंने कांकेर में एक बड़ी आम सभा को संबोधित किया। तो स्वाभाविक तौर पर इनका आना कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मतदाताओं को प्रभावित तो जरूर करता है, लेकिन ये कहना सही है कि अगर केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार हो तो देखिए, किसी भी विकास कार्यों के धन की आवश्यकता होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग करती है, स्टेट गवर्नमेंट जो है उसकी मॉनिटरिंग करती है और उसको एग्जीक्यूट कराती है। तो स्वाभाविक तौर पर अगर ये कहना है कि डबल इंजन की सरकार है तो विकास की गति स्वाभाविक तौर पर अपने आप बढ़ जाती है। कायनात, बिल्कुल। एक और सवाल मैं यहाँ पर आपसे करना चाहूंगी पंकज, कि अगर चुनौती के लिहाज से देखते हैं तो किसके सामने सबसे बड़ी चुनौती आप देख रहे हैं, कांग्रेस या फिर बीजेपी? जी देखिए कायनात, सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस सत्ता में है, उनके लिए चुनौती ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा बड़ी है कि उनको सत्ता वापस प्राप्त करना है। 15 भी विधायक कंडीशन में आप समझ सकती है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए खोने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा बात कहे या ये कहे कि अमित शाह अक्सर कहते हैं कि ये 5 राज्यों के जो चुनाव है वो सेमीफाइनल है। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो लोकसभा चुनाव 2024 है। ठीक है पंकज, बने रहें, आपसे हम और ज्यादा इस पर जानकारी लेने के लिए वापस आपकी तरफ लौटेंगे। इस वक्त हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए कांग्रेस प्रवक्ता चंद्रमोहन शर्मा जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन जी, स्वागत है आपका। और चुनावी बिगुल बज गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये महासंग्राम माना जा रहा है, 5 राज्यों में होने वाला चुनाव। क्या लगता है, कांग्रेस जो है सत्ता बचाने में कामयाब रह पाएगी या बढ़त भी बना पाएगी? देखिए, ये जो इलेक्शन है जिसको आप सेमीफाइनल करें, इलेक्शन जो है जुमलों बनाम कार्य पर है। जो 2014 और 2019 से लगातार जुमलों की बारात रही और जुमलों की बारात होने के कारण 2014 में जिन स्टेटों के ऊपर पार्टी अपने आप को स्थापित कर पाई और 19 से लगातार 24 के लास्ट मौके पे आते हुए उनके हर स्टेट उनसे छिन जाना, ये बिल्कुल क्लियर है कि देश की जनता अब जुमलों पे विश्वास नहीं, को नेता जुमलों वाला नहीं चाहिए, उसको नेता वो चाहिए जो जननायक हो, जो जनसेवक हो,
वो जो सेवक वो ना हो जो झोला उठा के चला जाऊं। सेवक वो हो, सेवक वो हो जो छात्रों से मिले, सेवक वो जो देश के हर मिडिल क्लास आदमी से मिले और उसकी भावनाओं को जाने, वो कुली को भी समझे, वो देश के व्यापारी को भी समझे। और अगर कोई ट्रांसमिशन में फर्क आए तो वो बिल्कुल भी बड़े व्यापारियों पर कटाक्ष करते हुए डरे ना, क्योंकि वो जुमलों पे आधारित नेता नहीं है। उसने अपनी पद को और देश के लोगों के साथ सींचा है। आज ऐसा नायक देश को चाहिए। नायक कैसा देश को चाहिए ये जनता ही तय करेगी। लेकिन चंद्रमोहन जी, मैं ये आपसे जानना चाह रही हूँ कि इस वक्त जो है चुनौतियां आप कौन सी देख पा रहे हैं? क्या लगता है कौन सी वो चीज़ होने वाली है जो कांग्रेस को ज़्यादा बढ़त आगे दिलाएगी? और बीजेपी के लिए यहाँ पर क्या कोई आप देख रहे हैं कि चीज़ एक बड़ी चुनौती होगी जो बीजेपी के परफॉर्मेंस पर भी असर डालेगी? चलिए, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। तो यहाँ पर चंद्रमोहन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे, कांग्रेस के प्रवक्ता, जिन्होंने कहा कि इस वक्त जो है देश को एक नायक की जरूरत है और वो नायक कांग्रेस ही यहाँ पर दे सकती है। एक ऐसा नायक जो आम जनता के बीच जा सके, उसके दुख दर्द को समझ सके। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पंकज विश्वकर्मा। पंकज, छत्तीसगढ़ की जनता जो है नायक के रूप में किसको यहाँ देख पा रही है? कांग्रेस प्रवक्ता भी जो हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने कहा कि एक नायक की जरूरत है, और हम समझ सकते हैं इशारा किसकी तरफ था। जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कायनात, जो मुख्यमंत्री रहता है वही नायक होता है। 15 साल तक अगर कहा जाए तो नायक रमन सिंह थे, वर्तमान में भूपेश बघेल मुख्यमंत्री है, तो वही नायक है। अब देखने वाली बात यह होती है कि चुनाव के बाद समीकरण कैसे बनते हैं, क्या कांग्रेस वापस सत्ता में काबिज हो पाती है, उसके बाद जो इंटरनल जो उनकी पॉलिटिक्स है, जो गुटीय संतुलन है, उसमें कहीं ऐसा तो नहीं होता कि टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, क्योंकि वो लगातार ये मांग करते आए हैं कि जो फार्मूला तय हुआ था 2018 के विधानसभा चुनाव में कि 2.5 साल मुख्यमंत्री का पद दोनों को दिया जाएगा, तो कांग्रेस किन कारणों से इस बात को नहीं कर पाई, इसकी जानकारी तो हमें नहीं है। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि चुनाव से ठीक पहले भले ही 6 महीने के लिए उन्हें उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को बनाना पड़ा। सरगुजा और बस्तर संभाग के अलावा बिलासपुर भी एक बहुत बड़ा रीजन है जहां पर टीएस सिंहदेव की बहुत सीधी दखल अंदाजी है। आप ये मान सकते हैं कि 30 से 35 ऐसी सीटें हैं जहां पर टीएस सिंहदेव का सीधा प्रभाव है। इसी कारणवश ये चुनाव में ये सीटें बढ़ती हैं। भूपेश बघेल का जो मुख्य इलाका है वो रायपुर का है, दुर्ग का है, राजनांदगांव का है। इन जगहों पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सीधी दखल है। अगर खुदा ना खास्ता ये होता है कि भूपेश बघेल वाले इलाकों में कांग्रेस कम सीटें जीतती है और टीएस सिंहदेव के जो इलाके हैं वहां पर कांग्रेस अधिक सीटें जीतती है, तो स्वाभाविक तौर पर टीएस सिंहदेव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल, यहाँ ये बात जैसे आपने एक महत्वपूर्ण बात पर जो है प्रकाश डाला है कि ये चीज तय करेगी कि मुख्यमंत्री का अगला चेहरा कौन होगा। हालांकि ये अभी प्रोजेक्ट नहीं किया गया है कांग्रेस की तरफ से कि किस चेहरे के ऊपर जो है वो चुनाव लड़ेगी। जी जी जी, एक चीज और जोड़ूंगा मैं। पहले जो होर्डिंग्स चल रही थी वो चल रही थी भूपेश है तो भरोसा है, लेकिन पिछले 1 से 1.5 साल सारी होर्डिंग बदल दी गई है। अब ये कहा जा रहा है कि भरोसे की सरकार। तो आप समझ सकती हैं ईडी का बहुत ज्यादा प्रेशर है और सेंट्रल की एजेंसियां लगातार कांग्रेस के नेताओं और उनके ठिकानों पर छापा मार रही है। तो कहीं ना कहीं ये बदलना, भूपेश है तो भरोसा है, अब भरोसे की सरकार में तब्दील हो चुका है। तो स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस अपने पत्ते अभी वर्तमान में नहीं खोल रही है। यानी पंकज, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुश्किलें कांग्रेस के लिए भी कम नहीं है। यहाँ पर राह भले ही सीधी दिखाई दे रही हो, लेकिन मोड़ बहुत ज्यादा आड़े तिरछे आ सकते हैं। एंटी इनकम्बेंसी जो है पार्टी के अंदर, वो भी यहाँ पर पार्टी के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित हो सकती है, जिसे पार पाना पार्टी के लिए बेहद जरूरी है। बहुत शुक्रिया पंकज इस तमाम जानकारी के लिए। और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता चंद्रमोहन शर्मा जुड़ चुके हैं और साथ ही बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भटनागर भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का फिर एक बार स्वागत। और चंद्रमोहन शर्मा जी, सुन पा रहे हैं मुझे? चंद्रमोहन जी, चले लगता है संपर्क नहीं जुड़ पा रहा है। प्रदीप जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? थोड़ा आवाज कम आ रही है आपकी तरफ से। प्रदीप जी, मैं ये जानना चाह रही हूं यहाँ के 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस इस वक्त सत्ता में काबिज है। बीजेपी के लिए ये चुनावी चुनौती कितनी बड़ी साबित होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर
2024 में लोकसभा चुनाव भी दिखाई दे रहा है और उससे पहले ये एक प्रकार से लिटमस टेस्ट के तौर पर ये चुनाव देखा जा रहा है 5 राज्यों का। क्या ऐसा है, पहले हम चुनाव मूड में थे, अब चुनाव में आ चुके हैं, घोषणा हो गई है चुनाव की। अब रण में उतरने का अब है। अब देखिए जनता, अब हमें तो घर घर जाके अपनी बात रखनी है। हमने तो अभियान चला रखा है और पूरे चुनाव अभियान चलाएंगे कि कांग्रेस की पोल खोल, राज्य की पोल खोल, देश के प्रति विरोध में बोलना उसकी पोल खोल, उसका अभियान हम सदैव चलाएंगे और पूरे चुनाव चलाएंगे। और पोल खोल में 24 अलायंस और कांग्रेस के बारे में बताएंगे और जनता के बीच में हम बैठेंगे और बोलेंगे भी कि देखिए हमने ये करा, इन्होंने पूरे 5 साल इन्होंने अपने राज्यों में क्या करा, इन्होंने किस स्तर पे नीचे गिरा दिया राज्यों को। हम चीजों को लेकर जाएंगे बिल्कुल। और हमें उम्मीद है कि सुशासन जो आज तक केंद्र सरकार ने चलाया है उसको लेके पसंद आएगा और हम 500 सीटों पर विजयी होंगे। नहीं, आप किन किन राज्यों की बात कर रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस जो है वो भी यहाँ पर कई मुद्दों को लेकर उतरने वाली है, जनता के बीच पहुंचने वाली है, तो आप किन मुद्दों को लेकर पहुंचेंगे और कांग्रेस को घेरने का काम करेंगे? बिल्कुल, कांग्रेस के मुद्दे क्या है कि कांग्रेस की समस्या ये है कि अगर कोई भी चीज क्या कहते हैं तो झूठ बोलते हैं। मतलब हम तो झूठ बोलते हैं और ये सत्यवादी हैं और बहुत सच्चे हैं। इन्होंने अपने राज्य को सोने चांदी की सड़कें बनवा दी, इन्होंने इतना राजस्व दे दिया कि पूछो मत, कि इतना राजस्व पूरे विश्व में किसी राज्यों पे इतना राजस्व नहीं होगा। इतना रोजगार दे दिया कि एक बेरोजगार नहीं है, एक बहन बेटी है जिनकी आज तक कभी अस्मत नहीं लूटी गई। ये चीजें जो दिखाना चाहते हैं उन चीजों को पोल खोलने के माध्यम से हम कार्यक्रम चलाएंगे, दिखाएंगे कि पूरे विश्व में राजस्थान नंबर 1 क्यों हो गया, बेरोजगारी में, बलात्कारी में, टूरिज्म में 0 क्यों हो गया, पानी कहाँ चला गया राजस्थान का, बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। ये जो चली सरतन से जुदा क्यों हुआ, आज पूरे देश के अंदर राजस्थान ऐसा अराजक तत्व क्यों बना जो सबसे ज्यादा वहीं पे ही दंगे होते हैं, बिल्कुल जाएंगे लेके। छत्तीसगढ़ के राज्य के लिए भी लेके जाएंगे, शराब मुक्त प्रदेश बनाना चाहते हैं। कहां से लेंगे इनके बाद? जी, आप इन तमाम सवालों का जवाब दें। प्रदीप जी कह रहे हैं कि ये जो तमाम मुद्दे हैं, विकास, कानून व्यवस्था का मुद्दा, सांप्रदायिकता का मुद्दा, इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंचेंगे और सवाल कांग्रेस से होगा। देखिए, जब कोई बात करने को ना हो तो फिर जुमले बंद हो, तो जुमले पिटने के बाद कुछ तो वाद विवाद भारतीय जनता पार्टी को देना है। डबल इंजन की सरकार जिस प्रदेशों के अंदर रही है उस प्रदेशों का हाल आज भारतीय जनता पार्टी देने से डरती है, उनके नेता प्रवक्ता। और जिस राज्य की वो बात कर रहे हैं उस राज्य की खुशहाली की तारीफ तो देश के प्रधानमंत्री ने उस दौर में भी करी जब कोरोना था। तो आज इलेक्शन के दौर के ऊपर आके अगर कोई जुमला बोला जाए तो वो यथार्थ में चेतार्थ नहीं होता, वो सत्य पर आधारित नहीं होता है। मध्य प्रदेश आपसे हम जीते थे, राजस्थान हम जीते थे, छत्तीसगढ़ हम जीते थे। मध्य प्रदेश को रात के अंधेरे में आपने पायदान को, संविधान को पायदान पे रखकर और कुछ लुटेरों के साथ देखकर सरकार बनाई, जिसके लिए आपके विजयवर्गीय ने बोला कि हमने थोक के भाव खरीदे थे एमएलए, इसीलिए हमारे एमएलए हमारा साथ छोड़ के जा रहे हैं। तो भाजपा की कथनी करनी जो विपरीत थी वो आज कथनी उनके मुख से बयान होने लग गई है। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व जो देश के प्रधानमंत्री का चेहरा वो स्टेट गवर्नमेंट के आगे ना रखते, क्योंकि डबल इंजन की सरकार कह के आप स्टेट से वोट तो लेते हो, लेकिन उसके बाद जिन चेहरों को आप सामने रखते हो उनको चेहरों पर रख के उसके ऊपर वोट नहीं लेते हो। राजस्थान में आपने दिया था हरा, वो भगोए में हरा और वसुंधरा, और आज उसी वसुंधरा से किनारा कर दिया। तो राजस्थान आपसे पूछेगा ये बात कि आज आपको जब हमें कोई जरूरत होगी तो हम मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, देश के प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। जब देश के प्रधानमंत्री को वोट चाहिए होते हैं तो 140 करोड़ जनमानस उनके होते हैं, क्योंकि तब वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। और देश के प्रधानमंत्री को जब अपनी स्टेट की दुकान चलानी होती है तो देश 140 करोड़ों को वो स्टेट गवर्नमेंट में बांट देते हैं, क्योंकि ये आपकी फितरत है। सरदार पटेल वर्सेस नेहरू और इंडिया वर्सेस भारत, गरीब वर्सेस अमीर, मुसलमान वर्सेस हिंदू, हनुमान वर्सेस अली, कितने उदाहरण दे आपको। तो आज देश आपके चरित्र को समझ गया। लेकिन आप चंद्रमोहन जी, जातिगत जनगणना की जो मांग है, जो बात है, वो कांग्रेस भी तो कर रही है। राजस्थान सरकार ने भी ऐलान कर दिया है कि जातिगत जनगणना यहाँ करवाई जाएगी। देखिए, जातिगत जनगणना बीजेपी आरोप लगा रही है कि तो समाज को बांटने का काम है। मैं बताऊं, वो जातिगत जनगणना देश के नागरिकों का अधिकार है। क्या देश के अंदर ऐसी जातियां, ऐसे वर्ण नहीं है जिन तक के अधिकार नहीं पहुंच पाता?
ये प्रश्न तो ऑलरेडी पहले से उठते आ रहे हैं। और जाति जनगणना होगी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। राहुल गांधी जी ने अगर ये बात कही है तो उसका प्रमाण उन्होंने सदन में दिया कि 90 सेक्रेटरीज जो देश का बजट बनाते हैं और जो बजट को पैसा आवंटित करते हैं, उसमें मात्र ओबीसी 3, और भाजपा ओबीसी के नाम पे वोट मांगती है। अगर ऐसा है और भाजपा ने पिछले 9.5 साल में कार्य किया है, तो देश के प्रधानमंत्री डर क्यों रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री पहल क्यों नहीं करते जाति जनगणना पर करवाने की? पहल करें। आप ओबीसी हैं, आप ओबीसी के नेतृत्व रखते हैं, फिर डरते क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं ना कि उनके लिए सबसे बड़ी जो जाति है वो गरीब की है और वो उसके साथ है, उसके विकास के लिए वो लगातार काम कर रहे हैं। मैं साधुवाद देता हूं आपके प्रश्न को, बहुत अच्छा प्रश्न करा आपने। यानी देश के प्रधानमंत्री ने अपनी नाकामी साबित कर दी कि 9.5 साल में देश के अंदर गरीबी है। उन्होंने जुमला बोला, अब उनका टाइम आ गया झोला उठाने और जाने का, क्योंकि 9.5 साल में उन्होंने अपने मित्र मंडियों की पूंजी बढ़ाई है, उनके व्यापार को बढ़ाया है। झोला उठाओ जाओ। अगर आपके रहते हुए 80 करोड़ जनमानस 5 किलो अनाज के ऊपर आपने आरक्षित कर दिया, तो आपने काम नहीं करा, आपने वर्सेस करा। ये प्रमाणित देश के प्रधानमंत्री ने करा। इसको मैं भी मानता हूं कि सही कह रहे हैं वो। कहीं ना कहीं जमां पे सरस्वती आके सच बोलना पड़ जाता है। ठीक है प्रदीप जी, आप क्या कहेंगे यहाँ पर? सवाल आप बीजेपी के पास है कांग्रेस के लिए, तो कांग्रेस के पास भी सवालों का पूरा पुलंदा है, जिन्हें यहाँ पर एक एक करके सामने रखा है। मोदी तेरी खबर खुदेगी, वो संकल्प ले रखा है। काम की बात, काम की मित्र का खबर के अंदर हो गया। 9.5 साल में ऐसी खबर बनाएंगे कांग्रेस की, कभी कांग्रेस निकल ही ना पाए। बात करो काम की। जनता के सरोकार की हम बात कर रहे हैं, चुनावी लीडर से जो यहाँ पर बात कर रहे हैं, वायदे कर रहे हैं, चुनावी दावे कर रहे हैं, उन पर बात कीजिए। 9.5 वर्ष की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा पूरा कर लूँ। ये 9.5 वर्ष की बात कर रहे हैं, ये तो 9.5 वर्ष सरकार गिराने में लगे रहे केंद्र की। 9.5 वर्ष वो लगे रहे हिंदू मुसलमान करते रहे। ये 9.5 वर्ष का हमसे हिसाब पूछ रहे हैं। राज्य के लिए बताने के लिए कुछ नहीं है उनके पास। केंद्र की सरकार किसानों को भला नहीं कर पाए ये लोग, ये हमसे सवाल करते हैं। जो विदेश में जाकर देश की इज्जत उड़ाते हैं, ये हमसे सवाल करते हैं। जिनके पास कुछ नहीं होता वो लोग, ये वही कांग्रेस है जिसने 70 वर्ष देश को जातियों में बांट के रखा और कभी खुल के आने नहीं दिया। और आज फिर कांग्रेस वही काम कर रही है, जातियों में बांटने का। क्योंकि कांग्रेस को पता है कि मैं जीतूंगा नहीं, क्योंकि मैंने कर्म नहीं करे, देश को लूटा है सदैव। आप जाति जनगणना जातियों में जाने के बाद चंद्रमोहन जी बीच में नहीं बोला आपके, मैं चंद्रमोहन जी आपके बीच में नहीं बोला हूँ मैं। चंद्रमोहन जी प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ, सुन लीजिए। वही जो कांग्रेस है जिसने सदैव की सदैव जातियों में बांट के रखा, मुस्लिम को मुस्लिम, प्रदीप जी दलित को दलित सवाल के रखा। आज कांग्रेस की खबर खुदने का टाइम आ चुका है राज्यों के अंदर। है या नहीं है? जातिगत जनगणना के पक्ष में है या नहीं है? जी क्यों हम जातिगत, हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं। जातिगत ये क्यों चाहते जातिगत जनगणना? आप जनगणना कराइए ना कि पॉपुलेशन कितनी है, जातिगत का मतलब क्या है? एक कमेंट दे दीजिए। तो ये जातिगत का इसलिए कि आप देश को बांटना चाहते हैं, जातियों में बांटना चाहते हैं। ये वही अलायंस है जिसमें कोई एक ईमानदार चेहरा नहीं है। ये वही अलायंस है जो दिल्ली का जुड़ा हुआ है। ये वही अलायंस है जो 10 लाख नौकरी और जिसके पिताजी खा गए चारा, ये वही अलायंस है। ये वही अलायंस है जो चलिए अंतिम प्रतिक्रिया जल्दी से आपकी तरफ से मैं लेना चाहूंगी चंद्रमोहन जी। ये वही अलायंस है। चंद्रमोहन जी, अलायंस भी है और अब यहाँ पर चुनाव जब भी आपने है। जाति जनगणना पे प्रश्न करा तो उसके ऊपर उन्होंने क्या बात लेगी कि हम देश की गणना करना चाहते हैं। भाई कांग्रेस ने 3 बार जाति जनगणना कराई, ओपन क्यों नहीं करी? जिस देश के अंदर राष्ट्रपति ये जातिगण करा जाए और उसके नाम पर करना चली जाए, ये लोग वही देश है। के अंदर चलिए ठीक है, जातिगत जनगणना को लेकर भले ही यहाँ पर आपके अलग अलग मत हो, लेकिन जनता इसे किस लिहाज से देखती है वो जनता ही तय करेगी और वोट के रूप में वो जो है नतीजा भी यहाँ पर सबके सामने होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जुड़े हैं। पीयूष जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले यही आपसे सवाल करना चाहेंगे कि इस बार का जो चुनाव है दिलचस्प तो होने वाला है, लेकिन ये जरा बताएं कैसे देखते हैं, कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है राजनीतिक दलों के लिए? देखिए कायनात जी, चुनौतीपूर्ण तो होगा। देखिए हर चुनाव चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि सत्ता पक्ष जो होता है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है और उसके मद्देनजर जो है निश्चित रूप से चुनावपूर्ण है। ये चुनौतीपूर्ण है। ये चुनाव जो भी 5 राज्यों में है
और खासकर चूंकि कुछ समय बाद ही जो है लोकसभा का चुनाव होना है। सर, इस बार मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे कि मध्य प्रदेश में समीकरण आप किस प्रकार से देख रहे हैं? 15 साल बाद कांग्रेस यहाँ पर 2018 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, सरकार भी बना ली थी, लेकिन वो दूसरी चीजें रही जिसके चलते सरकार जो है हाथ से चली गई। इस बार क्या लगता है कि इस बार जो है सत्ता पर काबिज होने में कांग्रेस कामयाब होगी या बीजेपी जो है अपना दबदबा बनाए रखने में कामयाब रहेगी? दूसरा, यहाँ पर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में किस तरह से देख रहे हैं चुनावी समीकरण, किस और करवट लेते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है तो ये तो अब मतदाता क्या किस करवट बैठता है और क्या वो देता है, उससे ये निर्णय होगा कि कौन पार्टी जीतती है। लेकिन 2018 में भी जो है कि वहां पे मतदाताओं ने चाहे किसी भी जाति समूह हो, कोई भी समूह हो, अगर आप उसमें आंकड़ा देख लें परसेंटेज ऑफ वोट, तो कांग्रेस को ज्यादा लोगों ने वोट दिया था और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन के आई थी और सरकार बनाने में भी वहां सफल हुई। लेकिन बाद में वो सरकार गिरा दी गई, कुछ असंतुष्टों का सहारा ले गए। और लेकिन अगर हम देखें जिस तरह से केंद्र भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने वहां जो है केंद्र के मंत्रियों को उतार दिया है मध्य प्रदेश में, तो निश्चित रूप से ये दिखाई दे रहा है कि शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी है। तो एक अंतिम सवाल जल्दी से सर, मैं चाहूंगी इसका जवाब आप दे दें। दो मुद्दे यहाँ पर फिजा में तैरते हुए दिखाई दिए हैं, चुनावी फिजा में, चुनावी माहौल से पहले ये मुद्दे उठे। एक तो 33% महिलाओं को आरक्षण देने का मुद्दा जो यहाँ पर बिल पास किया गया केंद्र की तरफ से, तो दूसरा यहाँ पर नहले पे दहला विपक्षी दलों की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से दिया गया कि जातिगत जनगणना का एक उन्होंने गुफा छोड़ दिया है। तो इन दोनों चीजों को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? क्या ये एक दूसरे की काट है और चुनावी दलों के लिए किस तरह से ये लाभदायक? देखिए, निश्चित रूप से जाति जनगणना जो है वो एक बहुत ही ऐसा मुद्दा है जो निश्चित रूप से सत्ता पक्ष की नींद उसने उड़ा रखी है। क्योंकि देखिए, हर जाति समूह, क्योंकि ये एक सच्चाई है कि जाति के आधार पे ही हर पार्टियां जो है वो सीटें आवंटित करती हैं और चुनाव लड़ती हैं उसके आधार पे, टिकट भी वैसे ही देती हैं और उसको बढ़ चढ़ के ये बात प्रोजेक्ट भी करती हैं। तो जाति जनगणना निश्चित रूप से एक ऐसा हथियार लेके आ गया है विपक्ष, जो जिसके लिए सत्ता पक्ष को मुश्किल होगी निश्चित रूप से। क्योंकि देखिए, चाहे कोई भी आप बात करें तो जिसकी हिस्सेदारी है वो भागीदारी, बिल्कुल उतनी उसकी भागीदारी, और हर वर्ग यहाँ पर चाहता है कि राजनीति में उसकी भी भागीदारी मिले, उसे भी हिस्सेदारी मिले। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो 5 राज्यों की चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। 7 नवंबर से जो मतदान का सिलसिला शुरू होगा, 30 नवंबर तक वो उसी तरह से चलता रहेगा और जो दिसंबर है 3 दिसंबर, उसमें चुनावी नतीजे सबके सामने होंगे। देखने वाली बात यही रहेगी कि नतीजे जो है इस बार किसके पक्ष में आते हैं और क्या संकेत वो देते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही।